अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर्स। कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजे बंद कर लें और आयतुल कुर्सी और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें। और ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द अंधेरे कोनों में एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं कोई और भी तो वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब इन पुरअसरार चीज़ों की बातें होती हैं तो वो खामोशी से आकर आपके बराबर में बैठ जाती हैं और सुनती हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ का सामना करने के लिए? आज की पहली खौफनाक कहानी समैना शेयर कर रही हैं। समैना कहती हैं, हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। मेरे अब्बू के कज़न थे। वो लोग एबटाबाद में रहते थे। उनकी बेटी की शादी थी। हम लोग इनवाइटेड थे। दिसंबर का महीना था। सख्त सर्दी थी। वैसे भी उन इलाक़ों में सर्दी बहुत शदीद होती है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 2 दिन पहले ही हम लोग एबटाबाद के लिए निकल जाएंगे। हम लोग सारी फैमिली थे, जिनमें हम 3 बहनें, मेरा एक भाई और अम्मी अब्बू थे। हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे शादी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि पहली बार हम लोग इस तरह से अपने शहर से बाहर जा रहे थे कोई शादी अटेंड करने। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत सख्त सर्दी थी। शाम 7 बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उनका जो घर था खासा बड़ा घर था। उन लोगों ने दूसरी मंजिल पर सारा सेटअप किया हुआ था कि वहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाएगा। हम लोग भी उनमें से ही थे। हम लोगों के वो बहुत क्लोज नहीं थे। वो अब्बू के कज़न थे। तो जिन आपी की शादी थी, फ़ाइज़ा नाम था उनका, वो बहुत ज़्यादा खुश थीं कि उनकी शादी थी। लेकिन वो कुछ देर के बाद पता नहीं अपनी अम्मी से क्या बात करती थीं। उनकी अम्मी फिर उनको लेकर जाती थीं और जिस तरह से किसी के ऊपर से नज़रें बद उतारते हैं, ऐसे करती थीं। हमें लगा कि शायद नज़रें बद उतार रही हैं ताकि उनकी बेटी को नज़र ना लगे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थीं और वो लोग बहुत खुश थे। अभी तो मेहंदी के फंक्शन शुरू होने थे। हम लोग शादी से 2 दिन पहले पहुंच गए थे। हम लोग सब थके हुए थे। उनके और भी मेहमान आए हुए थे। उनकी अपनी खाला, फूफू वगैरह सब आई हुई थीं। ऊपर वाली मंजिल पर तकरीबन 3 कमरे थे। वहाँ पर एक कमरा उन लोगों ने हम लोगों को दे दिया, हमारी पूरी फैमिली को, और बाकी के जो कमरे थे उनमें उनके बाकी के गेस्ट थे। अब अब्बू और भाई जो थे वो मर्दों में चले गए। अम्मी नीचे जो ख़वातीन थीं उनके पास बैठी हुई थीं। हम लोग थोड़ी देर फ़ाइज़ा आपी के पास बैठे। उसके बाद हम तीनों बहनें ऊपर आ गईं। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट करना था। अभी 9 बजे का टाइम हुआ तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो अम्मी के पास चली गईं और जो सबसे छोटी है वो वहीं पर लेटे लेटे सो गई। मैं भी पास ही लेट गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली। मैंने टाइम देखा तो 10:30 या 11:45 हो रहे थे। मेरी सिस्टर 2 बार बुलाने आई थी कि आकर खाना खा लो। मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी जगाया। हम लोग सारे खाना खाने के लिए नीचे चले गए। अब वहाँ पर जिस जगह उनका घर था, हवेली नुमा घर था, वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मुझे कॉल आई तो मैं उससे बात करने के लिए ऊपर चली गई। मुझे फ़ाइज़ा ने कहा था कि ऊपर सिग्नल आएंगे, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते। मैं मोबाइल लेकर ऊपर चली गई। अब जिस तरफ हम लोगों का रूम था वहाँ पर मैंने थोड़ी देर बात की। उसके बाद चलती चलती बाहर सहन में आ गई। वहाँ पर एक कोने से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं। मैं उनके घर की 3री मंजिल पर चली गई। जैसे ही मैं उनके घर की 3री मंजिल पर गई, ऊपर इतना बड़ा छत था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चांद की चांदनी थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी, धुंध भी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम धुंध नहीं थी। उस दिन थोड़ी सी धुंध कम थी। मैं वहाँ पर बात करने लगी तो एकदम से मुझे बहुत ठंड लगी।
और मैं दीवार के साथ लग के कोने में बैठकर बात करने लगी। जैसे ही अभी मैं उधर बैठी हुई थी, एकदम से मुझे लगा कि जिस तरह से मेरे बालों को पीछे से किसी ने खींचा है। अब मैं तो दीवार के साथ सर रख के बैठी थी, वहाँ से भला कौन मेरे बालों को खींच सकता है। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मेरे बाल कहीं ईंट वगैरह के साथ अटक गए होंगे। मैं थोड़ी सी आगे हो गई। जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे होकर बैठी, बाकायदा मेरे सारे बाल किसी ने पकड़ कर खींचे। मेरी तो चीख निकल गई। मैं उठी, मैंने फ़ोन बंद किया और मोबाइल टार्च से मैंने देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल प्लेन दीवार थी। इतने ज़ोर से मेरे बाल किसी ने खींचे कि मुझे दर्द शुरू हो गया। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं तेज़ी से भागती हुई सीढ़ियों पर आई और नीचे उतरने लगी। अभी मैं सीढ़ियों के दरमियान में थी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई बोला है। मुझे बोलने की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी लड़की या आवाज़ हो, लेकिन थोड़ी सी भारी आवाज़ थी। मैंने पलट कर देखा। मुझे चेहरा नहीं नज़र आया। मुझे चमकती हुई आंखें नज़र आईं और बाकायदा एक इंसानी हाइट जितनी आंखें नज़र आईं। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैं भागी, नीचे आई और मैंने अपनी बहनों को ये बात बताई। उन लोगों ने मुझे कहा कि चुप करो, यहाँ पर ऐसी कोई बात ना करना। ऐसा ना हो कि अब्बू कहें कि ये लोग पहली बार आए हैं और उन लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं। बमुश्किल उन लोगों ने मुझे चुप करवाया। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द शुरू हो गया था। इतनी ज़ोर से किसी ने मेरे बाल खींचे थे। अब उन लोगों को जो फ़ायज़ा आपी थीं, वो अपनी शादी की चीज़ें दिखाने लग गईं कि ये कुछ बनाया है। मेरे से वहाँ पर बैठा नहीं जा रहा था। मैंने चाय ली और ऊपर कमरे में आ गई। आकर मैंने कमरे में बैठकर चाय पी। थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया, लेकिन मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। खैर, बमुश्किल मैं चाय पीने तक बैठी रही। चाय पीकर मैंने कप साइड पर रखा और मैं लेट गई। मैंने खुद उठकर कमरे की लाइट ऑफ की थी। अभी मुझे लेटे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि बाकायदा मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की लाइट स्विच बोर्ड से किसी ने ऑन की है। जैसे स्विच नीचे करते हैं और आवाज़ आती है। कमरे की लाइट ऑन हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बहनों में से कोई आया होगा, लेकिन दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, पर बाकायदा दरवाज़ा नहीं खुला था। तभी एकदम से मुदहम सी आवाज़ में, जिस तरह से कोई गुनगुनाता है, आवाज़ आने लगी। मेरे सर में तो पहले ही शदीद दर्द हो रहा था। वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी मेरे सर में ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उठा के मेरे सर में मार रहा हो, हथौड़े मार रहा हो जैसे। तो मैंने अपनी छोटी बहन का नाम लेते हुए कहा, मारिया, मत गुनगुनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। अभी मैं ये कह ही रही थी कि वो गुनगुनाने की आवाज़ और तेज़ हो गई। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया और कहा कि तुम्हें मना किया है ना, गाने ना गाओ। देखा तो सामने बिल्कुल एक कोने में दीवार के ऊपर शीशा लगा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल नहीं था, मिरर हैंग किया हुआ था, वॉल के साथ एक डेकोरेशन बनाकर। उसके आगे मैंने एक लड़की को खड़े देखा। वो लड़की इतनी काले रंग की थी जिस तरह कोयला होता है। सर पे बाल नहीं थे, बिल्कुल गुंजी थी। हाथ ऐसे थे जैसे ढांचा होता है, बाकायदा जैसे हम लोग ढांचा देखते हैं वैसे ही हाथ थे। और वो उस आईने के सामने खड़ी होकर जैसे अपने आप को देख रही थी और कुछ बोल रही थी। जिस्म इतना अजीबो गरीब सा था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि वो थी क्या। मैं उसको खुद अपनी आंखों से देख रही थी। एकदम से जैसे ही मैंने देखा, मैं शदीद खौफज़दा हुई और मैंने ब्लैंकेट ऊपर कर लिया। अब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। वो आवाज़ फिर से मुझे आने लगी। जूं ही मैंने ब्लैंकेट हटाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मुझे बार बार वहम आ रहा है। जैसे मैंने छत पर चमकती हुई आंखें देखी,
अब मुझे ये भयानक चेहरे वाली लड़की नजर आई। शायद मेरा वहम ही है। फिर मैंने सोने की कोशिश की। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की, मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे मेरे सर के ऊपर बहुत भारी चीज़ किसी ने रख दी है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा लगा मेरा सर दब जाएगा। पता नहीं मैंने किन हालों से अपना वो सर छुड़वाया। मैं बोलने की, चलाने की, चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं जा रही थी। सीने में घुट चुकी थी। अल्लाह का कोई करम हुआ मेरे पर कि मैं इस चीज़ से बाहर निकली। उठकर बैठी। मैं काँप रही थी। उस टाइम कमरे में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, जिस तरह बाकायदा पता नहीं किस चीज़ का ताफुन या गंदगी हो। अब मेरा वहाँ पर बैठना मुश्किल हो गया था। मैं उठी और कमरे से बाहर जैसे ही भागी, नीचे आई सीढ़ियों से। सब बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा क्राउड था। उनके और भी बहुत मेहमान थे। मेरी ऐसी हालत देख के अम्मी वगैरह थोड़ा डर गईं। मेरी बहनें भी, कि उसको पता नहीं क्या हुआ है। मेरी बड़ी बहन भागी भागी मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? ना तुमने जूता पहना है, ना शाल ली है। ऐसे कैसे बाल बिखेर कर आ गई हो? मैंने उसे कहा, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। मुझे तो ऊपर कोई बड़ी भयानक चेहरे वाली लड़की नज़र आ रही है और वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मेरे से इस कमरे में नहीं सोया जा रहा। उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलती हूँ इस कमरे में। मेरी बहन मुझे अपने साथ लेकर ऊपर आ गई। हम दोनों जब कमरे में आए, उस वक्त भी कमरे से स्मेल आ रही थी। वो भी कहने लगी, कमरे में ऐसे तो स्मेल पहले बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये किस चीज़ की स्मेल है? मैंने उसे कहा, यही तो स्मेल कब से आ रही है कमरे में। और यहाँ पर इस शीशे के सामने मैंने एक बहुत खौफनाक लड़की को खड़े देखा है। उसके सर पर बाल नहीं हैं। वो बहुत काले रंग की है। उसका इतना अजीब भयानक सा चेहरा है। वो यहाँ पर खड़ी थी और अब मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से जैसे वेट भी डाल दिया था। उसने कहा, कुछ नहीं होता, तुम इधर मेरे पास आओ। तुम बेड पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। मेरी बहन वहाँ पर बैठकर मोबाइल यूज़ करने लगी और मैं उसके पास ही लेट गई। मेरी कहीं आँख लग गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन जो है वो कहीं नीचे चली गई, या पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर निकली होगी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई हाथ फेर रहा है। अब मेरी नींद बहुत कच्ची है। यहाँ तक कि कोई मेरे पास से भी बड़ी तेज़ी से गुजरे तो मेरी आँख खुल जाती है। जूतों की आहट से भी इतनी कच्ची नींद है मेरी, और वो मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। तो मुझे लगा शायद मेरी बहन ही है। तो मैंने कहा, सदफ, मत करो, मेरे चेहरे पर हाथ मत फेराओ। एकदम से फिर वही गुनगुनाने की आवाज़ आई। बस वो जो एक लम्हा था, मेरी जब आँख खुली, वो भयानक चेहरे वाली मखलूक बिल्कुल मेरे पास थी, बिल्कुल मेरे करीब बैठी हुई थी और मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वो इतनी भयानक थी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें थीं और उसकी आँखों में ब्लैक आई बाल नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद आँखें थीं। इतनी छोटी सी नाक थी जैसे कोई निशान हो, और इतने भयानक दांत थे जो मुंह से बाहर निकले हुए थे। मैंने उसको अपने बहुत करीब देखा। बस वो लम्हा ऐसा था कि मुझे लगा शायद अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने पूरे होशो हवास से, जितनी मेरी हिम्मत थी, एक चीख मारी। जैसे ही मैंने चीख मारी, वो एकदम से, जिस तरह बाकायदा वो चीज़ उठकर भागी है, तो मेरी बहन बाहर से भागी भागी आई कि क्या हुआ तुम्हें? मैंने अपनी बहन को देखा और मैं वही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास सब थे, उनके घर वाले भी, मतलब जो फ़ाइज़ा थी उनके अम्मी अब्बू सब थे, आंटी और सब उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ मौजूद थे।
पता नहीं क्या हो गया था। मेरे चेहरे के ऊपर नील के निशान और गर्दन के ऊपर नाखनों के निशान थे। मैंने उन सब को और अम्मी को रो रो के सारी बात बताई। फायजा और उनकी अम्मी जो थीं वो बड़ी परेशान हो गईं। थोड़ी देर के बाद उनकी ही एक फूफू थीं जो बुजुर्ग थीं। उन्होंने मुझे दम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे दम करना शुरू किया, एकदम से बाकायदा ऐसा लगा जिस तरह उनका गला कोई चीज़ दबाने लग गई है। वो अपने गले पर हाथ रख के चीखें मारने लग गईं। उनको जल्दी से पानी दिया गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। इसके ऊपर किसी बहुत सख्त मखलूक का बसीरा है और वो चीज़ इसके ऊपर अभी भी है। जब उन्होंने ये कहा, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। अब रात के 12 बजे या 12:30 बजे का टाइम था। अब अब्बू भी बड़े परेशान थे और भाई भी। वो जो अंकल थे अब्बू के कज़न, उन्होंने कहा, जहाँ पर हमारे इलाके में एक बुज़ुर्ग हैं, अगर तो वो जाग रहे हुए तो अभी उनको बुलाकर ले आते हैं, क्योंकि रात का टाइम है, कहीं कोई और मसला ना बन जाए। अब्बू उनके साथ गए। 3-4 लोग मिलके उनके घर गए जो वहाँ से थोड़ा दूर था। वहाँ जाके उनके घर पर दस्तक दी। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो घर वालों ने कहा कि वो तो सो रहे हैं। फिर उन लोगों ने मजबूरी बताई कि मेहमान आए हुए हैं, शादी वाला घर है, इसे और ये मसला बन गया है। खैर, वो बुज़ुर्ग जाग गए। आधे पौने घंटे के बाद अब्बू उनको साथ लेकर आए। अलमारूफ बुज़ुर्ग वहाँ पहुँचे। जैसे ही वो बुज़ुर्ग वहाँ पर आए, उन्होंने एकदम से कहा, जितनी भी यहाँ पर गैर शादीशुदा बच्चियाँ हैं वो सारी कमरे से बाहर चली जाएं, और जो दुल्हन है वो ख़ास तौर पर इस हिस्से में भी ना आए। अब अम्मी भी वहाँ थीं और अम्मी की एज की जितनी भी आंटियाँ थीं सारी वहीं पर थीं। वहाँ पर बुज़ुर्ग ने पानी दम किया और कहा, ये पानी पियो। जैसे ही मैंने पानी पिया, मुझे वो पानी ऐसा लगा जैसे जहर करवा पानी हो। मैंने कहा कि नहीं, पिया जा रहा, बहुत करवा पानी है। उन्होंने कहा, वो मखलूक तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे साथ इस वक्त एक चुड़ैल/आफत है और ये तुम्हारे पीछे आई है। जब तुम अकेली आधी रात को ऊपर गई हो, ये खुले इलाके हैं, यहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं, और वैसे भी इस घर में जहाँ पर शादी है, यहाँ पर भी एक चुड़ैल का बसीरा है। उनकी बेटी की शादी जो हो रही है, इसका भी इलाज हुआ है, तब जाकर इसकी शादी मुमकिन हुई है, वरना इसकी शादी होती ही नहीं थी। अभी भी इसके गले में तावीज़ है। बड़ी मुश्किल से इसकी शादी का काम शुरू हुआ था, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता था। अब जब इस मखलूक ने हमला करना था तो ऊपर तुम चली गईं। इसने हमला तुम पर कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियों के ऊपर ही हमला। अब जब उस मखलूक ने हमला करना था तो ऊपर तुम चली गईं। उसने हमला तुम पर कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियों के ऊपर ही हमलावर होती है। वो जो पिछली पीरी चुड़ैल है, वो तुम्हारे पीछे और तुम्हारे साथ ही आई है। मैंने जब उसका हुलिया बताया तो उन्होंने कहा, वो अपने असल रूप में तुम्हारे सामने आई है, और वो अपना असल रूप उसी पर जाहिर करती है जिसके ऊपर उसने बसीरा करना होता है। उसके बाद उन्होंने पानी दम करके मुझे दिया, मुझे खुद भी दम किया, और एक काले रंग की डोरी देकर कहा, ये गले में पहन लो, वो नज़दीक नहीं आ सकेगी। तावीज़ सुबह दूंगा, तावीज़ अभी नहीं दे सकता। वो डोरी उन्होंने बांध दी। वो डोरी बांधने के बाद मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा एक बोझ सा महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कान बंद हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी हालत कुछ ठीक होने लगी, लेकिन मैं डरी हुई थी। वो खुसूसन ये कह के गए थे कि 3 दिन से पहले उसको यहाँ से लेकर नहीं जाना, वरना सारी ज़िंदगी वो चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहीं से उसके पीछे आई है, यहीं से उसका पीछा छुड़वाना पड़ेगा। उसके बाद अम्मी बताती हैं कि उन्होंने फायजा को भी दम किया, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो पहले भी निढाल थीं।
ان کے اوپر ہی یہ مخلوق تھی جو ان کے گھر میں رہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس مخلوق کا ان پر بھی اثر تھا۔ ہمیں اگر ان چیزوں کا پتہ ہوتا، ہم تو کبھی بھی وہاں نہ جاتے۔ رات بھر میں ڈرتی رہی۔ امی اور میری بہنیں میرے پاس ہی تھیں۔ انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ صبح پھر مجھے شدید بخار تھا۔ وہ بزرگ پھر 12 بجے کے قریب آئے۔ انہوں نے دم کیا اور ایک تعویذ میرے گلے میں پہنا دیا اور کہا، انشاءاللہ وہ اب قریب نہیں آئے گی، 1 دم شام کو کرنا ہے اور اس کے بعد 2 دم کل ہونے ہیں، پھر وہ چیز اس کے پیچھے نہیں آ سکے گی، ابھی وہ اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ انہوں نے میرے سے پوچھا، ڈوری گلے میں باندھنے کے بعد کیا دوبارہ نظر آئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں رات بھر ڈرتی تو رہی ہوں لیکن میرے سامنے کچھ نہیں آیا۔ جو فائزہ تھیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا حادثہ ہوا۔ جس دن ان کی مہندی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں مہندی کے لیے تیار ہو رہی تھی اور بھی لڑکیاں پاس تھیں تو ان لڑکیوں کے روپ میں مجھے وہ چیز نظر آئی ہے۔ پھر دوبارہ بزرگ کو بلایا گیا۔ انہوں نے دم کیا اور پورے گھر پر حصار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 11 دن تک ان کے گھر کی جو تیسری منزل ہے وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ وہاں انہوں نے 3 اینٹیں سیڑھیوں کے درمیان میں رکھ کے ان کے نیچے ایک تعویذ رکھا اور کہا کہ 11 دن تک ان اینٹوں کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ اس چیز کو انہوں نے باقاعدہ اوپر قید کر کے بند کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر مجھے دم کیا گیا۔ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی اسی دن تھا، لیکن ہمیں وہاں رکنا پڑا کیونکہ اس دن میرا آخری دم ہونا تھا۔ مغرب کے بعد اتنی رات کو ہم وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، انہوں نے منع کیا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ لوگ ہمیں روکتے رہے کہ آپ لوگ رک جائیں، اب آپ آئے ہیں تو شادی اٹینڈ کر کے جائیں۔ لیکن میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں تو 1 دن بھی بستر سے نہیں اٹھ سکی، تو امی نے معذرت کر لی اور مجھے لے کر واپس آ گئیں۔ ہم لوگوں نے شادی بھی اٹینڈ نہیں کی۔ اتنے خوفناک وہ 3 دن تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ڈر کبھی محسوس نہیں کیا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد آج 12 سال ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے۔ آپی کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ ابھی بھی بے اولاد ہیں۔ جہاں بھی جاتی ہیں علاج کرواتی ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی آسیب ہے جو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ پاک کرے کہ ان کے اوپر سے وہ تکلیف ہٹ جائے اور اللہ ان کی گود ہری کر دے، آمین۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ اس واقعے کے بعد بھی کچھ عرصہ میں بیمار ہی رہی۔ ان بٹوین بھی میرے ساتھ 1-2 حادثے ہوئے تھے، لیکن وہ چیز میرے قریب نہیں آ سکی۔ حالانکہ میں نے اس چیز کو 1-2 جگہ اور بھی دیکھا تھا، وہ میں نیکسٹ سٹوری میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ سردیوں کی وہ 3 راتیں میں کبھی نہیں بھلا سکتی، جو جنوری کی بہت بھیانک راتیں تھیں اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمینا آپ کا۔ یہ میں نے اکثر جگہوں پر سنا ہے کہ بعض اوقات کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے جنات، بھوت، پریت یا چڑیلیں آتی ہیں جو لڑکیوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کی شادیوں میں بہت مسائل بنتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور بعض جگہوں پر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ گھروں میں جہاں شادی کا فنکشن ہو وہاں پر بھی یہ مخلوقات حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ اللہ ہمیشہ ہر کسی کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔